अरे मैडम, बहुत ज़रूरी बात करनी है। अच्छा जल्दी बोलो, क्या काम है? शाम के समय मटरू कुछ ज़रूरी बात करने आया था। यह देख मेरी पत्नी सुनीता को आश्चर्य हुआ। तुम यहाँ इस समय कैसे? इस वक्त तो तुम्हें गोदाम पर होना चाहिए था ना। बात क्या है? सुनीता ने जब उससे पूछा तो मटरू ने अपने कान पकड़ लिए, मानो इस गलती के लिए वह माफ़ी मांग रहा हो। फिर वह अपने आने का प्रयोजन बताने लगा। मलकिनी, ये मालती है, हमारी बहन है, विधवा है। 10 साल पहले इसका बेटा राजा, जिसकी उम्र 14 साल की रही होगी, मेरे बहनोई के मरने के बाद घर छोड़कर चला गया। कहाँ गया पता नहीं चल पाया। हम लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, बहुत पैसा भी खर्च किया, पर वह नहीं मिला। न जाने बचा भी है कि नहीं। जीता होता तो अपनी माँ की ज़रूर सूध लेता। आज इस बात को 10 बरस बीत गए। कुछ दिन अपने पास रखने के बाद इसकी सास ने गुस्से से इसे मायके भेज दिया। वह इसे अपने बेटे के असमय मौत का जिम्मेवार ठहराती है। तब से ये हमारे घर ही रहती है। पर मैडम, औरत की तबीयत के बारे में हम क्या कहें? आपको तो सब पता है। घर पर ननंद भौजाई में रोज चकचक मची रहती है और हम परेशान होते रहते हैं। आपकी इतनी बड़ी हवेली में इसे आसरा मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसी आशा से इसे लेकर आपके पास आया हूँ। अब यहाँ रहेगी तो इसकी ज़िंदगी भी सही ढंग से निभ जाएगी। आपके घर की सारी काम कर देगी ये। काम करने के मामले में ये खूब मेहनती है। बहन है इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ। हर चीज़ साफ सुथरी और अपनी जगह पर मिलेगी। इसी बात को लेकर दोनों औरतों का झगड़ा भी होता था। इसकी भाभी ज़रा आलसी है ना, और घर को व्यवस्थित रखने में भी ढीली। हमेशा ज़रूरत का सामान यहाँ वहाँ कहीं रख कर भूल जाती है, जिसकी वजह से ये उससे उलझ पड़ती है। मटरू ने अपनी बहन के सारे गुण व व्यथा का वर्णन एक ही सांस में कर डाला। इस देश में आज भी एक लड़की को उसके पिता के नाम से जाना जाता है और शादी के बाद उसके पति अथवा बेटे के नाम से। इस औरत की पहचान उसके बेटे राजा से है। एक ऐसा बेटा जिसने अपनी जननी को ही बिसार दिया और उसकी कभी सुध ही नहीं ली। पर हमें घर पर काम करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। सुबह शाम चौका बर्तन का काम करने वाली है। तुम अपने घर की कलह को हमारे हवाले क्यों किए जा रहे हो? सुनीता ने मटरू को टालते हुए कहा। मटरू ने जीभ को दांतों से काटकर हाथ जोड़ लिए। मलकिनी, यह कलह करने वाली नहीं है। बड़ी उम्मीद से हम इसे आपके पास लेकर आए हैं। आप जैसे बड़े लोगों के लिए एक बेसहारा महिला को सहारा देना बड़ी बात नहीं है। जहाँ एक बेसहारा को सहारा देने का पुण्य आपको मिलेगा, वहीं इस बेसहारा का एक निश्चित ठौर हो जाएगा। मटरू मेरे माल गोदाम पर दरबानी करता है और उसकी ड्यूटी शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक की है। लंबा चौड़ा गठीला श्यामल शरीर, चेहरे पर रोबीली मूछें और कसरती बदन वाला मटरू अपनी शारीरिक आकार के विपरीत बिल्कुल ही विनम्र प्रकृति का है। मटरू की ही तरह मालती भी श्याम वर्ण की थी, किंतु समय के आघातों ने उसके चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। जिसके पति की मृत्यु युवावस्था में ही हो जाए और जिसका बच्चा घर छोड़कर चला जाए, वो सामान्य रह भी कैसे सकती थी? मटरू की बातें सुनकर सुनीता सोच में पड़ गई। जब मैंने मटरू को कुछ ज़्यादा ही परेशान पाया तो सुनीता से उसकी बहन को घर के काम पर रख लेने को कहा। आप तो बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं, कम से कम माँ जी से पूछ तो लेते। सुनीता ने मेरे फैसले का प्रतिवाद किया। माँ को मैं मना लूँगा, मैंने सुनीता को आश्वस्त किया। पर यह रहेगी कहाँ? सुनीता ने अंतिम बाण छोड़ा। अरे, गोहाल के बगल में बने भूसी घर में ही यह अपनी जगह बना लेगी। इतना बड़ा भूसी घर भी आबाद हो जाएगा, मैंने सुनीता की शंका का निवारण करते हुए कहा। जैसा कि आशंका थी, माँ ने जब यह सुना तो वो भी बिफर पड़ी। संभवतः सुनीता ने ही कुछ बढ़ा चढ़ाकर कहा होगा। अरविंद, इसे रखने से पहले इसकी जाति बिरादरी का तो पता कर लिया होता। माँ की बात पर मुझे हंसी आई। इस युग में भी वे कहाँ जात पात को लेकर बैठ गई। यदि इस बेसहारा महिला की मदद नहीं करनी तो स्पष्ट कहना बेहतर था। जात पात का बखेड़ा व्यर्थ का परपंच था। वैसे भी मेरा मानना था सबते कठिन जाति अवमाना, किंतु प्रत्यक्ष मैंने इतना ही कहा। माँ, ये मटरू की बहन
जिस पर तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं है। इसीलिए जाति के नाम पर उसकी बहन को ना रखना नीति परक नहीं होगा। उसके काम को देखते हैं। यदि घर के काम में वह उतनी ही सलीकेदार है जैसा कि मटरू बता कर गया है तो ठीक है, वरना उसे हटा देंगे। अभी यह अध्याय यही समाप्त करते हैं। बहस खत्म करने की गरज से मैंने माँ को समझाया। मेरी छठी इंद्रिय कहती थी कि मेरी माँ और मेरी पत्नी दोनों ने ही मेरे दबाव में आकर मेरे फैसले को स्वीकार करते हुए मालती को रखने को तैयार तो हो गए थे, किंतु वे दोनों ही मेरे इस फैसले से असंतुष्ट दिखते थे। मैंने मन ही मन मान लिया कि इस बेसहारा औरत का आसार हमारी हवेली में बहुत दिनों तक रहने वाला नहीं है। जब घर की दोनों महिलाएं आपके फैसले के खिलाफ हो तब उसे कायम रखना टेढ़ी खीर थी। मैं समझ गया कि उस बेसहारा महिला की कड़ी परीक्षा सुनिश्चित थी। यह भी तय था कि इस परीक्षा में सास बहू उसे फेल करके उसे बाहर का रास्ता दिखा देंगी। इस प्रकार मेरे फैसले की इज्जत भी रह जाएगी और उसका अभिष्ट भी सिद्ध हो जाएगा। आखिर औरतों से विरोध के सामने कोई कब तक टिक सकता है। यह तो यूं भी एक लाचार बेसहारा और मजलूम औरत थी। इस घटना के दूसरे ही दिन मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर में शहर जाना पड़ा। दरअसल मेरे खनन पट्टे की अवधि समाप्त होने पर थी। इसके नवीनीकरण के लिए जिला खनन कार्यालय व स्थानीय कोर्ट में कुछ हलफनामा और करार पत्र आदि दाखिल करने थे। मेरे वकील ने मुझे बताया था कि इन समस्त कार्यवाही में तकरीबन 1 महीने का समय लगना था। मैंने सुनीता के साथ चलने की पेशकश की तो उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि कल ही मालती काम पर लगी है और वो माँ जी को उसके भरोसे अकेली छोड़कर नहीं जा सकती। अरे तुम भी अहमक हो, इस लाचार सी औरत से माँ को क्या खतरा? मैंने हंसते हुए पूछा। ना बाबा ना, आप ही जाएं। मैं फिर कभी चली जाऊंगी। सुनीता अपने निर्णय पर अडिग रही। बहरहाल मैं अकेला ही शहर जाने की तैयारी करने लगा। 1 महीने बाद जब मैं घर लौटा तो पोर्टिको में गाड़ी खड़ी करने से पहले सामने के लॉन से गुजरते हुए मुझे आभास हुआ कि लॉन में घास बड़ी तरतीबी से लगी हुई थी। क्यारियों में फूल के पौधे के आसपास भी काफ़ी साफ सफाई थी। इस बगीचे की देखभाल की जिम्मेदारी रमेश की थी। मैंने रमेश को काम से जी चुराते हुए कभी नहीं पाया, किंतु उसके काम में इतनी सुघड़ता भी मैंने कभी नहीं देखी थी। अतः आश्चर्य हुआ। चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। यह सोचकर मैं माँ के कमरे में उनके चरण स्पर्श को प्रवेश किया तो वहाँ मालती को देख दूसरा आश्चर्य हुआ। वो माँ के पैर दबा रही थी। मेरी उम्मीद से परे 1 महीने बाद भी वो इस घर में मौजूद थी। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था। उसे माँ के पैर दबाते देखना अपने आप में एक सुखद अनुभूति थी। मैंने झुककर ज्यों ही माँ के पैर छुए तो वो उठ गई। शायद हल्की नींद में थी अथवा उसके आराम का समय पूरा हो चुका था। बेटी जा, जरा बहू को खबर कर दे कि मालिक आ गए हैं और फटाफट कप चाय भी बना ला। बाहर से आया है, थक गया होगा, माँ ने मालती से कहा। माँ के मुंह से धाय के लिए बेटी संबोधन सुन मैं विस्मित हुआ। 1 महीने में ही तुमने इसे अपनी बेटी बना लिया, यह कैसा चमत्कार है? मैंने पूछा। बेटा, जो लड़की बेटी की तरह सेवा करे उसे बेटी कहने में क्या हिचक। जब ये यहाँ काम मांगने आई थी तब हम इसके स्वभाव से परिचित नहीं थे, किंतु यह तो खरा सोना है। आदमी की सूरत और सीरत में बड़ा फर्क है। सूरत से किसी की सीरत का अंदाज़ा लगाना गलत है। मैं मानती हूँ तब मैं गलत थी, माँ ने स्पष्ट किया। माँ के पास बैठते हुए मैंने माँ से उसके घुटनों के दर्द के बारे में पूछ बैठा। अरे बेटा, धाय के हाथों में तो जादू है। मटरू से कहकर इसने न जाने कौन सा तेल मंगवाया है, उसी तेल से मेरे पैरों की मालिश करती है। कुछ उस तेल का असर और कुछ इसके हाथों का जादू। अब घुटनों के दर्द में बहुत आराम है। माँ घुटनों के दर्द से नजात पा काफ़ी खुश नजर आ रही थी। यूँ तो मैंने सुनीता को भी यदा कदा माँ के पैरों को दबाते देखा था, किंतु माँ की यह परेशानी बनी हुई थी और लगता ही नहीं था कि इसका कोई इलाज भी होगा। तभी चाय के साथ सुनीता ने कमरे में प्रवेश किया। चाय पीकर मैं अपने कमरे में चला गया। 2 घड़ी आराम करने के बाद मैंने स्थानीय देवी दर्शन के लिए निकलने लगा तो सुनीता से भी चलने का आग्रह किया। इन दिनों मैं मंदिर नहीं जा सकती, सुनीता ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा। इसीलिए मुझे मंदिर अकेले ही जाना पड़ा।
मंदिर जाना आवश्यक था, क्योंकि अगले माह पड़ने वाले चैती दुर्गा पूजा की तैयारियों के लिए गठित कमेटी का मैं एक सक्रिय सदस्य था। मंदिर से लौटा तो मैंने अपने बेटे गौरव को मालती से बाहर वाले बरामदे में जमीन पर आमने सामने बैठकर बातचीत में मशगूल देख मुझे आश्चर्य हुआ कि इन दोनों के बीच बातचीत का मुद्दा क्या हो सकता था, किंतु मैंने उस समय उन्हें टोकना सही नहीं समझा। मैं अपने कमरे में आराम करने चला गया। तभी सुनीता मुझे रात्रि भोजन के लिए बुलाने चली आई। ये गौरव और मालती के बीच क्या गुफ्तगू होती रहती है? मैंने सुनीता से पूछा। धाय उसे कहानी सुनाती है, इसी वजह से वह उसके साथ चिपका रहता है। शाम को खेलकर वापस आने के बाद अपना होमवर्क करता है और फिर रात्रि भोजन से पहले वह रोज ही धाय से कहानी सुनता है। वह जो सुनता है वह मुझे भी सुननी पड़ती है। कभी राम जी की कहानी तो कभी कृष्ण जी के बचपन की, कभी राजा रानी की सामान्य कहानी। दोनों में काफ़ी दोस्ती हो गई है, सुनीता ने बताया। रात्रि भोजन के लिए बैठते ही कटहल की सब्जी की खुशबू ने मेरी भूख बढ़ा दी। तो आज खाने में माँ की बनाई कटहल की सब्जी है। खुशबू ऐसी है मानो होटल का बना है। बहुत दिनों बाद वैसी ही खुशबू की अनुभूति हो रही थी। अच्छा है, महीने के कुछ दिन तुम रसोई से दूर रहती हो, इसी बहाने कभी कभी माँ के हाथ का खाना भी खाने को मिल जाता है। मैंने मुस्कुराते हुए कनखियों से सुनीता की ओर देखा। धीमे बोलिए, आप भी हर चीज़ का समाचार बना देते हैं। मंद स्वर में मुझे प्यार से झिड़कते हुए सुनीता ने स्पष्ट किया। सब्जी माँ जी ने नहीं, वरन धाई ने बनाई है। यह सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ। बिल्कुल वही छौंक और स्वाद जिससे बचपन से अवगत था। अगले दिन सुबह सवेरे जब मैं लॉन में टहलने निकला तो देखा कि मालती तन्मयता से क्यारियों में लगे फूल के पौधे को संवारने में लगी है। तत्काल मैंने जान लिया कि लॉन के कायाकल्प में मालती का हाथ था, ना कि रमेश का। तब तक सुनीता टी पॉट में चाय लेकर वहां आ गई। अरे, इतनी जल्दी तुम चाय बनाकर भी ले आई? अभी अभी तो तुम मेरे पास ही उठकर गई थी, मैंने अचरज से पूछा। इसमें इतना आश्चर्यचकित होने की क्या बात है? मालती सुबह 4 बजे ही उठ जाती है, फ्रेश हो और नहा धोकर सुबह से ही वो घर और सफाई की काम में लग जाती है। बिना स्नान किए तो वो रसोई में प्रवेश ही नहीं करती। कोयले का चूल्हा जोड़ती है और एक चूल्हे पर दाल तो दूसरे पर चाय का गर्म पानी चढ़ा देती है। जितनी देर में हम सब उठते हैं तब तक ये तो सब्जी काट चुकी होती है। गागर में कुएं से पीने का पानी भरकर रख देती है। पीछे दालान में झाड़ू बुहारू कर डालती है और ज़रूरत पड़ी तो गोबर से दालान लिप भी देती है। आधा काम तो ये हमारे उठने से पहले ही कर डालती है। चाय बनाने में फिर देर कैसी, जब चाय का पानी गर्म होकर तैयार रहे। इसके बाद ये इस सामने वाले लॉन को संवारने में लगती है या फिर पीछे किचन गार्डन में सब्जियों की देखरेख करती है। सुनीता ने विस्तार से धाय की कार्यकलापों की जानकारी दी। तब तो घर के काम के लिए जो नौकरानी तुमने रखा था उसे तो तुमने उठा दिया होगा ना? मैंने पूछा। जी हाँ, अब उसकी क्या ज़रूरत। पिछले महीने का दरमाहा देकर मैंने उससे विदा कर दिया। आपने तो देखा ही है कि सारा काम इसने अच्छे से संभाल लिया है। दोपहर को ये माँ के पैर भी दबाती है। अपने व्यवहार से इसने माँ का दिल तो जीत ही लिया। दोनों बच्चे भी इसके मुरीद हो गए हैं। अंजलि और गौरव का खूब ख्याल रखती है, खासकर गौरव का। अब तो स्कूल से आने के बाद वह इसके पीछे पीछे ही मंडराता रहता है। जाने इसने उस पर क्या जादू कर दिया है। दाल चावल में घी डालकर रोज़ दोपहर उसे बड़े प्यार से कौर कौर करके खिलाती है। उसके इतने नखरे यही उठा सकती है। मेरी बस का तो नहीं है बाबा, कौन रोज़ उसे कौर कौर का खाना खिलाए। अच्छा है ये आ गई है, अब अच्छे से खाएगा तो बदन को भी लगेगा, सुनीता ने खुलासा किया। मेरी बेटी अंजलि 10 साल की है और बेटा गौरव 6 साल का है। दोनों पास के ही स्कूल में पढ़ने जाते थे। पर तुम्हें नहीं लगता कि स्वच्छता के लिहाज से यह सही नहीं है? तुम गौरव को समझाओ, मैंने प्रतिवाद किया। मेरा मानना था कि स्कूल लाने व ले जाने तक तो धाय पर निर्भरता ठीक थी, किंतु धाय से एक दूरी बनाकर रखना भी तो ज़रूरी था। यह अतिरिक्त सहृदयता अनावश्यक था। खान पान में अंतर तो होना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना था। यूँ भी बच्चे दादी माँ और माँ के आंचल की छाँव में महफूज ही थे। मैं क्या करूँ? सुनीता ने मानो हथियार डाल दिए। धाय के खाने पीने का क्या प्रबंध है?
मैंने पूछा। वह अपना खाना दोनों टाइम खुद से अलग ही बनाती खाती है। उसी भूसी घर में वह अपना चूल्हा अलग जोड़ती है। मकई और जौ का आटा, दाल चावल और बगीचे की साग सब्जी पर उसका गुजारा चल जाता है, सुनीता ने खुलासा किया। तो मैंने चैन की सांस ली। अगले दिन दोपहर के भोजन पर सुनीता ने खिचड़ी के साथ जब तिलौड़ी, बड़ी और पापड़ आदि परोसे तो मुझे पुनः माँ के बनाए ये घरेलू व्यंजन याद आ गए। माँ कभी इन्हें घर पर ही बनाती थी। निश्चय ही धाई ने ही बनाया होगा, क्योंकि माँ तो अधिक उम्र होने की वजह से यह सब बना ही नहीं पाती और सुनीता को पापड़ अथवा तिलौड़ी पारना आता नहीं। मैंने यह भी गौर किया कि टेबल पर व्यवस्थित तांबे, कांसे और पीतल के सारे बर्तन और डोंगे चमक रहे थे। यानी यहाँ भी देसी उपायों से धाई ने सारे बर्तन चमका डाले थे। इमली अथवा नींबू का रस, खाने वाला सोडा और कोयले की राख को मिलाकर पुआल के स्वनिर्मित ब्रश से रगड़ रगड़ कर कोयले की कालिक से गंदे बर्तन को चमकाने वाली कला अनूठी है। बरबस ही यह पंक्ति याद हो आई। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वहीं धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वहीं धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। तुम यह सब बनाना सीख क्यों नहीं लेती? माँ को बिठाकर उनसे सीखना तो अब संभव नहीं है। तुम सीख लोगी तो ये पारंपरिक व्यंजन अगली पीढ़ी में भी काम आ जाएंगे, वरना हमें भी बाजार के व्यावसायिक तरीके से बनाए पापड़ और बड़ी खाकर ही संतोष करना पड़ेगा। मैंने सुनीता से निवेदन किया तो वह मुस्कुरा पड़ी। ये मैंने ही धाई के साथ मिलकर बनाए हैं। मुझे पता है आपको उड़द दाल, तिल और हींग की तिलौड़ी और साबूदाने के पापड़ बहुत पसंद हैं, किंतु पहले समय नहीं मिल पाता था। इसके आने से अब समय ही समय है, इसीलिए अब इस बार आप शहर गए तो मैंने यह सब बनाने की सोची। मैं बार बार माँ जी से पूछती थी, तब धाई ने आकर मेरी मदद की और ये बन पाए। इस साल मैंने धाई की मदद से आम और नींबू के अचार सीखने की भी सोची है, सुनीता ने खुलासा किया। मैं भोजन कर ही रहा था तब दोनों बच्चे धाई के साथ स्कूल से वापस लौटे। हाथ मुंह धोकर और कपड़े बदलकर गौरव दायम्मा दायम्मा पुकारता हुआ धाई के पास रसोई में चला गया। थोड़ी ही देर में एक कटोरी में दाल चावल ले वो रसोई से बाहर आया और धाई की गोद में ही बैठकर खाना खाने लग गया। धाई के लिए दायम्मा संबोधन ने मुझे चौंका दिया। इतनी जल्दी उसके वात्सल्य ने नन्हे गौरव के हृदय में इतना गहरा प्रभाव जमा लिया था कि अभूत गौरव के दिल में उसकी छवि माँ के समकक्ष यानी अम्मा की बन गई थी। गौरव अपनी दायम्मा के प्रेम और वात्सल्य में बिना मूल बिक गया था। धाई उसे प्रेम से निहारती रही, जैसे वह उसका ही बच्चा हो। सुनीता मुझे ही देख रही थी, मानो आंखों ही आंखों में पूछ रही हो कि अब मना क्यों नहीं करते। मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं एक माँ के वात्सल्य में विघ्न डालने के पाप का भागी बनूं। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाएं। यहाँ प्रेम दायम्मा के स्वरूप में मेरे समक्ष था। जल्द ही मैंने देख लिया कि मालती वास्तव में अपने कार्यों के प्रति ही नहीं वरन इस घर के प्रति पूरी तरह से समर्पित और वफादार थी। जिस भूसी वाली कोठरी में उसके रहने का इंतजाम किया गया था उसे उसने इतने अच्छे तरीके से सजा दिया था कि लगता ही नहीं था कि यह गाय बैल का चारा भूसी का भंडार था। भूसी को एक और समेट कर बाकी कमरे को उसने अपना छोटा सा आशियाना बना डाला था। उसका भाई मटरू अक्सर उससे मिलने आता और अपनी बहन को खुश देखकर सुनीता और बच्चों को आशीष देता। मालती को इस घर में काम करते एक युग बीतने को आया। उसने कभी पैसे नहीं मांगे, इसीलिए उसकी सारी ज़रूरतों का हम विशेष ध्यान रखते थे। इन 12 सालों में प्रत्येक माह में उसके महीने का दरमाहा निकाल कर अलग रख देता था, जिसमें प्रत्येक वर्ष का इजाफा भी जोड़ देता था। एक ना एक दिन तो उसे जाना ही था। मेरा अब भी ऐसा मानना था। देखते ही देखते बच्चे बड़े हो गए। इतने वर्षों में धाई घर के सदस्य जैसी ही हो गई थी। अंजलि की पढ़ाई समाप्त हुई और मैंने उसकी शादी तय कर दी। अंजलि की शादी में भंडार की सारी जिम्मेदारी मालती पर थी। माँ के लिए भंडार का हिसाब किताब रखना संभव नहीं था और सुनीता शादी के विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त थी। रिश्ते नाते के किसी संबंधी को यह जिम्मेदारी देता तो वह शादी का आनंद उठाने से वंचित रह जाते।
ऐसे में माँ के आदेश पर भंडार की चाबी और जिम्मेदारी मालती को सौंपकर हम निश्चिंत थे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसने सही तरह निभाई। क्या मजाल कि हलवाई उसे बुद्धू बना दे। शादी की किस विधि में किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी वह पहले से तैयार रहती थी। अंजलि की शादी में सब कुछ अच्छी तरह निभ गया और वो ब्याह करके अपने ससुराल विदा हो गई। इसी वर्ष गौरव ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। वो आगे की पढ़ाई के लिए आईआईटी मद्रास चला गया। एकाएक घर सुना सुना हो गया। हालांकि चेन्नई से गौरव का फ़ोन बराबर आता और हम सबसे बात करने के बाद वो अपनी दायम्मा से बात करना कभी नहीं भूलता। अपनी बातों से वो दायम्मा को खुश रखने का प्रयास करता। तथापि मैंने गौर किया कि गौरव के चले जाने से मालती मैया फिर से खोई खोई सी रहने लगी थी। एक बेटा उसने बचपन में खो दिया था, दूसरे से प्रीत लगाई तो वह पढ़ने के लिए बाहर चला गया। मैंने महसूस किया कि इस सुनसान घर में अब उसका जी नहीं लग रहा था। मटरू से कहकर मैंने उसे कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाने को कहा ताकि जगह बदलने से शायद उसका मन बहल जाए, किंतु उसने दृढ़ता से खुद ही मना कर दिया। अगले सप्ताहांत सेमेस्टर अवसान पर गौरव घर आने वाला है। इस सूचना ने उसकी दायम्मा में मानो नए जीवन का संचार कर दिया। अपने बेटे को क्या क्या बनाकर खिलाना है, बस इसी में वो व्यस्त हो गई। हम लोगों से अधिक उसे ही गौरव के आने का इंतज़ार है। जब दायम्मा के प्रति उसके हृदय में इतनी करुणा थी तो इस परिवार के प्रति उसके प्रेम का तो कोई पारवार ही नहीं था, ऐसा मैं मानता था। कल संध्या में फ़ोन पर सबसे बात कर लेने के बाद अपनी दायम्मा से पूछने लगा कि आते हुए वह उसके लिए क्या उपहार लाए। कल गौरव घर आने वाला है। कल ही मुझे अंजलि को भी अपने ससुराल से विदा करके लाना है। इसी बहाने वह अपने भाई से भी मिल लेगी। घर में चारों ओर रौनक है। संध्या समय अपने कमरे में बैठकर मैं अंजलि के ससुराल में लेकर जाने वाले उपहारों की सूची बना रहा था। तभी एक 30-32 वर्षीय पुरुष को अपने दरवाजे पर खड़ा पाया। उसके साथ मटरू को देखकर मैं चौंक गया। उसके अभिवादन का उत्तर देकर मैंने उससे उसका परिचय पूछा। मेरा नाम राजा है, मैं अपनी माँ से मिलने और उसे लेने आया हूँ। उस युवक ने अपना परिचय देते हुए अपने आने का प्रयोजन बताया। मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तो यह वही राजा है जो संकट के समय अपनी माँ को बेसहारा छोड़ पलायन कर गया था और जिसके इंतज़ार में एक जोड़ी सुनी आंखें इतने वर्षों से राह ताक रही है। मैंने तुरंत धाय को बुला भेजा। थोड़ी ही देर में धाय के साथ साथ माँ और सुनीता भी वहाँ आ पहुँचे। इस अप्रत्याशित समाचार को सुन वे दोनों अपने को रोक ही नहीं पाए थे। धाय के वहाँ आते ही राजा अपनी माँ के पैरों पर गिर पड़ा और अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। धाय अपने बेटे को देख स्तब्ध थी। उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ कि वह जो देख रही थी वो सपना नहीं हकीकत था। फिर उसकी आंखें बह चली। मैंने पहली बार उसे रोते हुए देखा। यहाँ तक कि अंजलि की विदाई अथवा गौरव के हॉस्टल जाने के वक्त भी वो अपने जज्बातों को जब्त कर रखने में सफल रही थी, किंतु आज अपने बेटे को सामने देख एक माँ का समस्त वात्सल्य आंखों के रास्ते सारे बांधों को तोड़कर उमड़ पड़ा था। माँ बेटा आपस में वर्षों की सहेजी समरण साझा करने लगे। मैंने उन्हें छेड़ना उचित नहीं समझा। यह सोचकर मैंने धाय को राजा को लेकर अपने रूम में जाने को कहा ताकि वे दोनों निश्चिंत होकर बातें कर सकें। उनके जाने के बाद मटरू से मैं अलग से पूछने लगा। पता चला घर छोड़ने के बाद राजा कलकत्ता चला गया था, जहाँ कुछ समय इधर उधर भटकने के बाद एक साहब के घर पर उसे काम मिल गया। उस साहब के यहाँ काम करते हुए उसने पढ़ाई जारी रखी और मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उसी साहब की पैरवी पर बंगाल सरकार के एक ऑफिस में चपरासी के पद पर नियुक्त हो गया। ऑफिस में ही कार्यरत एक बंगाली चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से उसने विवाह कर लिया था। अब सब कुछ सेटल होने के बाद वह अपनी माँ को लेने आया था। मटरू की बातें सुन मेरा माथा ठनका। जब राजा की नौकरी लग गई थी तब उसने अपनी माँ की सुध क्यों नहीं ली? मैंने मटरू से पूछा। मटरू के पास मेरे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तब मैंने दूसरा प्रश्न किया, राजा के कितने बाल बच्चे हैं? साहब 2 बच्चे हैं, 2 साल की एक बेटी है और बेटा इसी साल हुआ है, मटरू ने बताया। तो अपने बच्चों की देखभाल के लिए राजा की बंगाली मैम को एक आया की आवश्यकता थी।
जिसने राजा को अपनी माँ के पास आने को मजबूर किया। किंतु प्रत्यक्ष में मैंने कुछ नहीं कहा। मैं माँ बेटे के बीच नहीं आना चाहता था। मैंने सुनीता पर जब अपनी आशंका प्रकट की तो उसने इसे निर्मूल बताया। तभी पीछे वाले भूसी घर से दोनों माँ बेटा वापस आते दिखे। वापस आते ही राजा वहाँ से दन दना कर निकल पड़ा। मटरू के साथ साथ हम सब भी अवाक उसे जाता देखते रहे। हमारी समझ में नहीं आया यह आखिर हुआ क्या। धाय चुप थी। आखिर मटरू के पूछने पर वह फूट पड़ी। जब इसके घर भी धाय बनना ही लिखा है तो अपने भाग्य से मैं यहीं ठीक हूँ। भैया अब तुम जाओ, मुझे बहुत काम है। 6 माह बाद मेरा बेटा कल आ रहा है। यह बोल धाय वहाँ से चली गई। मटरू के साथ साथ हम सभी हतप्रभ हो उसे जाते हुए देखते रहे। अपनी कोख जाया के लिए इसके और गौरव के लिए बेटे का संबोधन सुन माँ और सुनीता दोनों आश्चर्यचकित थे। धाय की सहृदयता और व्यवहार के हम सब कायल थे। इसीलिए 20 वर्षों बाद घर वापस आए बेटे के प्रति उसका यह व्यवहार हम सबों के लिए अप्रत्याशित था। इतने वर्षों में मैंने कभी भी धाय को इस कदर क्षुभित नहीं देखा था। ऐसा भी क्या घृणा कि अपने बिछड़े हुए बेटे को संग साथ एक रात के लिए भी गवारा ना हुआ और उसका परित्याग करने में उसने एक क्षण भी ना लगाया। प्रीति में इतनी शक्ति है, इसका मुझे तत्क्षण आभास हुआ। आपसी संबंधों में प्रीत का स्थान जब स्वार्थ ले लेता है तब यह रिश्तों को खोखला कर देती है, फिर वो अपना बेटा ही क्यों ना हो। कदाचित प्रीत की इसी डोर से बंधे कृष्ण जी ने हस्तिनापुर महाराज के आतिथ्य को ठुकराकर विदुर का आतिथ्य स्वीकार किया था। गांव की एक अशिक्षित महिला जिसे वर्षों से हम बेसहारा समझते आए थे कि इस निर्णय ने हमें धाय के उस सशक्त पक्ष से परिचित कराया था जिससे हम सब अब तक अनभिज्ञ ही थे। एक निहायत ग्रामीण महिला भी अपने स्वाभिमान के प्रति इतनी संवेदनशील होगी, यह मेरे लिए अचंभे की बात थी। हो सकता है धाय के इस व्यवहार को हमारा पढ़ा लिखा समाज कलह कहकर नकार दे, किंतु इस बात को कदापि ही नहीं नकारा जा सकता था कि स्वाभिमान की रक्षा के लिए जिस आत्मविश्वास और नैतिक बल की आवश्यकता होती है वो धाय में कूट कूट कर भरा था। धाय पुनः अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई थी। मुझे भी मालती का अपने बेटे के साथ न जाने का फैसला अच्छा लगा। क्या ज़रूरत है अब ऐसे बेटे को बेटा कहने की जो सिर्फ अपनी ज़रूरत पर ही माँ को याद करे। मालती ने इतने दिन बेटे के बगैर काट लिए, अभी भी काट लेंगे। हम सब तो उनके साथ ही हमेशा रहेंगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी में।